हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, हाल ही में ये काफी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इसका नाम परिवर्तित किया गया है। तो देखते हैं इसका नया नाम क्या रखा गया है। और डियर स्टूडेंट्स, काफी समय से इसके नामों में परिवर्तन चलता जा रहा है। काफी स्टूडेंट्स अभी भी काफी कंफ्यूजन में हैं कि इनके नाम जो रखे गए हैं कब क्या क्या रखा गया। तो चलते हैं डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हाल ही में चर्चा में बना हुआ है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम। तो नया नाम जो बना है इसका, यह है रामगंगा नेशनल पार्क। किस नाम से बना है? रामगंगा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? तो ये गुजरती है रामगंगा नदी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। इसी जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी, ये की गई थी विलुप्त प्राय बंगाल टाइगर के लिए। क्लियर? जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सबसे पहले स्थापना की गई थी तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था, यह था विलुप्त प्राय बंगाल टाइगर के लिए, उसके संरक्षण के लिए। इसकी स्थापना कब हुई, कब कब सब इसका नाम परिवर्तित किया गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में। जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई, इसे इस समय किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? हेली नेशनल पार्क के नाम से। क्लियर? जो ये हेली नेशनल पार्क है, उस टाइम उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर मैल्कम हेली, उस टाइम उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन गवर्नर थे वो थे मैल्कम हेली। इन्हीं के नाम पर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया सर्वप्रथम, ये था हेली नेशनल पार्क। कब? स्थापना के समय। डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के बाद, ध्यान रखना आपने ये क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद इस हेली नेशनल पार्क का नाम 1954 एंड 55 में क्या नाम रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या रखा गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्लियर? उसके बाद 1956 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। क्या रखा गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आपने ध्यान रखना है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट रखा गया। तो मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करूं तो यह भारत का पहला तथा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे अधिक पर्यटकों वाला क्या है?
राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सर्वाधिक बाघों की संख्या, सर्वाधिक बाघ की संख्या किस नेशनल पार्क में है? तो ये है आपके जिम कॉर्बेट। किसमें है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों की संख्या। लेकिन आपने ध्यान रखना है, अगर आपके लिए क्वेश्चन बने कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, ध्यान रखना यहां पर। क्लियर? लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य में स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। मैंने कहा सर्वाधिक बाघ किस नेशनल पार्क में है, तो आपने ध्यान रखना है कि यह है कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ। लेकिन अगर राज्य की बात करें कि सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो यह है मध्य प्रदेश। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है आपके लिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये किन किन जनपदों में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पौड़ी और किसमें है? नैनीताल जनपद में। किस जनपदों में है? पौड़ी और नैनीताल जनपदों में। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है क्षेत्रफल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल आपने ध्यान रखना है 520.82 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है। अब आपने ध्यान रखना है कि पौड़ी के अंतर्गत कितना है और नैनीताल के अंतर्गत कितना है। क्लियर? तो जो पौड़ी के अंतर्गत आता है 312.86 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर और नैनीताल के अंतर्गत आता है 208.8 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। तो लगभग इतना क्षेत्र पौड़ी के अंतर्गत आता है इसका, और इतना क्षेत्रफल जो है ये नैनीताल के अंतर्गत आता है। क्लियर? डियर कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार। तो अगर मैं बात करूं प्रवेश द्वार की, प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार जो इसका मुख्य द्वार है यह है ढिकाला। अगर मैं प्रवेश द्वार की बात करूं कि आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्रवेश द्वार है ये कहां स्थित है, तो ये है आपका ढिकाला। और जो ये ढिकाला पड़ता है कहां पड़ता है? नैनीताल में। क्लियर? लेकिन आपने ध्यान रखना है कि गढ़वाल क्षेत्र के दृष्टि से जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार, गढ़वाल क्षेत्र के दृष्टि से, तो गढ़वाल क्षेत्र के दृष्टि से जो जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार है यह है कोट द्वार। और कोट द्वार में जो है मुख्य द्वार जो माना जाता है, ये माना जाता है इसका पाखरो। क्या माना जाता है? पाखरो। ठीक है? तो ऐसे ही कुमाऊं मंडल के दृष्टि से अगर देखा जाए कि जिम कॉर्बेट का जो प्रवेश द्वार है ये कहां स्थित है, तो ये है आपका ढिकाला जो पड़ता है कहां? नैनीताल। नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1973 ईस्वी में पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1973 में पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है 2012 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 500 मीटर चारों ओर साइलेंस जोन घोषित किया गया। क्या जोन घोषित किया गया? साइलेंस जोन घोषित किया गया। क्लियर? अगला पॉइंट है आपके लिए 2013 ईस्वी में
कॉर्बेट नेशनल पार्क में STPF का गठन किया गया। क्या किया गया? STPF का गठन किया गया। ST स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। और जो STPF बनाया गया था ये 118 सदस्य था। कितने सदस्य था? पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आगमन हुआ। इसी उपलक्ष्य में इनके नाम से एक मोदी सर्किट भी बनाया गया है। मोदी सर्किट भी बनाया गया है। क्लियर? तो अगला फैक्ट है डियर स्टूडेंट्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहले प्रधानमंत्री कौन आए थे, लेकिन कब आए थे ये आपने ध्यान रखना है। स्वतंत्रता से पहले तो कौन आए थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी लगभग 1988 की बात है। 1988 में राजीव गांधी कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे। उसके बाद आपने ध्यान रखना है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इनका आगमन हुआ था 2003 में। कहां? नैनीताल। लेकिन आपने ध्यान रखना है, अगर आपके लिए क्वेश्चन बने कि अटल बिहारी वाजपेयी नैनीताल कब आए थे, तो आए तो कब थे? 2003 में। लेकिन इनका जो दौरा था कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने का, वो कुछ कारणों से क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं पहुंच पाए। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। पहले कौन गए थे? राजीव गांधी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी नहीं पहुंच पाए। उसके बाद आपने ध्यान रखना है स्वतंत्रता के बाद कौन गए थे? तो ये गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कब गए थे? 2019 में। क्लियर? तो आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गए थे? ये के लिए क्वेश्चन बने कि राज्य गठन के बाद, राज्य गठन के बाद जिम कॉर्बेट जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके लिए फिर भी आंसर होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर? अगला पॉइंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए जो प्रमुख जोन है ये कौन कौन सा है? तो पहला आपने ध्यान रखना है ढिकाला, दूसरा है बिजरानी, तीसरा है झिरना, चौथा है ढेला और पांचवा है दुर्गा देवी जोन। दुर्गा देवी जोन। क्लियर? थोड़ा मैं आपको जिम कॉर्बेट के बारे में भी वर्णन कराता हूं जिनके नाम पर नेशनल पार्क का नाम पड़ा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जिम कॉर्बेट का जो जन्म हुआ ये हुआ 25 जुलाई 1875। कहां हुआ? काला ढूंगी। जो काला ढूंगी कहां पड़ता है? नैनीताल में। इनकी मृत्यु हुई 19 अप्रैल 1955। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए क्वेश्चन आए कि जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहां स्थित है, तो ये भी कहां है? काला ढूंगी। कहां है? काला ढूंगी। जिम कॉर्बेट जो व्यक्ति थे ये आयरिश मूल के
प्रमुख भारतीय लेखक तथा दार्शनिक थे। क्लियर। अगर मैं इनकी पेशा की बात करूं, पेशा, क्या पेशा था इनका, तो पेशा इनका अपने आप में यह एक प्रमुख शिकारी तथा लेखक तथा प्रकृति प्रेमी थे। क्लियर। अगर मैं जिम कॉर्बेट की बात करूं तो इनके कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये लिखा इन्होंने 1944 में। दूसरा पुस्तक है इनका मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये पुस्तक लिखा इन्होंने 1948 में। अगला पुस्तक है इनका माय इंडिया, ये लिखा इन्होंने 1952। अगला पुस्तक है इनका जंगल लोर, ये लिखा इन्होंने 1953। अगला पुस्तक है द टेम्पल टाइगर, ये पुस्तक लिखी इन्होंने 1954। और क्वेश्चन आता है जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक कौन थी, तो ये थी ट्री टॉप्स। कौन थी? ट्री टॉप्स। और ये कब लिखी इन्होंने? है ये पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन आएगा जिम कॉर्बेट की अंतिम पुस्तक कौन थी, तो कौन थी? ट्री टॉप्स। कब लिखी गई? 1955 में। इसके स्टूडेंट्स कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय नेशनल पार्क में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बाघ किस राज्य में स्थित है? तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरा उत्तराखंड। क्लियर। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, तो यह है नागार्जुन श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, जो कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा बाघ अभयारण्य, तो यह है बोर अभयारण्य, बोर बाघ अभयारण्य, जो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। क्लियर। वर्तमान में कुल बाघ अभयारण्य यह है 54, और जो ये 54वां है यह है रानीपुर बाघ अभयारण्य। रानीपुर बाघ अभयारण्य जो कहां है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर। नेक्स्ट, बाघों की पहली गणना कब की गई? तो ये की गई 2006 में। और डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि हर 4 साल बाद बाघों की क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो हर 4 साल बाद अगर मैं बात करूं कि बाघों की वर्तमान संख्या, तो बाघों की वर्तमान संख्या जो है यह है 3167। कितनी है? 3167, अर्थात 3167। क्लियर। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स 2018 में इनकी संख्या थी 2967, यानी कि कितनी वृद्धि हुई? तो वृद्धि हुई 200 बाघों की। और अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो 6.7% की क्या हुई? वृद्धि हुई। क्लियर।